दोस्तों आज चाहे हमारे देश का संसद भवन हो या फिर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, आज चाहे हमारे देश में किसी बड़े वकील का चैम्बर हो या फिर भारत के किसी एक कोने में बने रेलवे स्टेशन की चाय की टपरी क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ही क्यों ना हो या फिर एक दिल्ली की गली के कोने में हलवाई की दुकान ही क्यों ना हो, लेकिन हर जगह बात केवल एक ही हो रही है, धारा 370 जो परमानेंटली जम्मू कश्मीर से हट चुका है। अब बात धारा 370 की होगी तो जम्मू कश्मीर के हालातों की भी होगी। जम्मू कश्मीर के हालात की बात होगी तो जवाहरलाल नेहरू की भी बात होगी, जिनके फैसलों ने जम्मू कश्मीर की धज्जियां उड़ा दी। आज जम्मू कश्मीर इतने बुरे बुरे हालातों को देखते हुए यहाँ तक पहुंचा है। और बात जवाहरलाल नेहरू के बुरे कर्मों की होगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया जाएगा। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके बारे में देश की संसद में खड़े होकर आज नरेंद्र मोदी जी खुद ये बात कहते हैं कि यदि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में होते तो भारत को उन समस्याओं को आज नहीं देखना पड़ता जो समस्याएं पिछले 60-70 साल से देश में चलती आ रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या धारा 370 ही थी। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की गिनती आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें आज भी उसी तरीके से याद किया जाता है जब वह हमारे बीच में हुआ करते थे। हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और देश के पहले गृह मंत्री थे। लेकिन जब बात धारा 370 के इतिहास की होती है, जम्मू कश्मीर के इतिहास की होती है, तो एक नाम कहीं लुप्त हो जाता है। वो एक नाम जिसका उतना ही योगदान जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में है जितना कि जवाहरलाल नेहरू का। कुछ दस्तावेज तो यहाँ तक दावा करते हैं कि नेहरू भी इस अंग्रेज के इन्फ्लुएंस में आकर जम्मू कश्मीर को तबाह करने चले। मैं बात कर रही हूँ सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर के बारे में, जो आजाद भारत के पहले थल सेना के अध्यक्ष थे, जिनके कारनामों के बारे में आज इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी और उनके कारनामे सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि एक अंग्रेज की मानसिकता क्या होती है। वो भले ही आपके देश में रहेगा, खाएगा, पिएगा, उसे ऊंची पदवी की नौकरी मिलेगी, ओहदा मिलेगा, लेकिन कभी वह आपके देश के हित में नहीं सोच सकता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन ऐसे किस्से सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर के, जिनसे आपको पता लगेगा इसकी भारत के खिलाफ मानसिकता कैसी रही होगी। और बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि किस तरीके से इस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आजाद भारत के अंदर एक ब्रिटिशर को थल सेना का चीफ क्यों बनाया गया। तो दोस्तों आजादी के समय की यदि बात करें तो एक बड़ी संख्या में भारतीय सेना में ब्रिटिशर्स और अंग्रेज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। और दूसरे कारण की यदि बात करें तो हमारे देश की नाकामयाब सरकार को ये लगता था कि भारतीय इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लायक नहीं है। जो आज यहाँ भारत आकर देख सकते हैं, भारत आज कहां से कहां पहुंच चुका है। और एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा था कि उस समय लोगों को ये लगता था कि ब्रिटिशर्स अच्छे से जानते हैं भारतीयों और ब्रिटिशर्स के बीच में सामंजस्य बिठाना, सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाना, इसीलिए बूचर को सेना का चीफ बनाया गया। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रही थी ऐसे किस्सों के बारे में जिनसे आपको पता लगेगा कि बूचर के मन में भारत के लिए कैसी मानसिकता रही होगी। दोस्तों पहले किस्से की यदि बात करें तो यह वक्त है जब ब्रिटिशर्स भारत के लिए सत्ता हस्तांतरित कर रहे थे। एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया, सत्ता हस्तांतरित की जानी थी, पूरे देश को इनवाइट किया जाना था। लेकिन इस बूचर नाम के व्यक्ति ने जवाहरलाल नेहरू को सजेस्ट किया कि इतने बड़े कार्यक्रम में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको देशवासियों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, उनका आना इसलिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब देश लोकतंत्र बन चुका है, सत्ता जनता की है, जनता के लिए है, जनता के साथ है, तो जनता को बुलाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो उस समय बूचर की बात ना मानते हुए, उनकी एक भारत के खिलाफ घटिया सोच को ना मानते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश को इनवाइट किया और एक बहुत बड़े समारोह को कंडक्ट किया और ब्रिटिशर्स के हाथों सत्ता हस्तांतरित की गई। अब ये बात बूचर के सीने में एक तीर की तरह लगी कि उनकी बात को झुठला दिया गया, उनकी बात को माना नहीं गया और ये पहला किस्सा जो बताता है कि उनके मन में भारतीयों के लिए और भारत के लिए कितना प्यार और कितनी नफरत और कितना जहर। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो इसी वाक्य से आघात होकर एक इतना बड़ा कदम इस व्यक्ति ने उठाया, इतना झूठ इस व्यक्ति ने नेहरू को पत्राचार के माध्यम से परोसा, जिसका आज परिणाम था धारा 370। दोस्तों, बात है 28 अक्टूबर 1947 की, जब जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान से आतंकवादी कबीलाई लड़ाकों के भेष धरकर हथियारों से चूर होकर जम्मू और कश्मीर में घुस जाते हैं। कई सौ की संख्या में ये लोग जम्मू कश्मीर में घुसते हैं और सेना के साथ युद्ध करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। उस समय जम्मू और कश्मीर में बूचर सेना का प्रमुख था। हमारे देश की सेना बहुत अच्छे से युद्ध लड़ रही थी और युद्ध क्या लड़ रही थी, जीतने की स्थिति में हमारे देश की सेना थी। लेकिन बूचर ने उस समय पत्राचार के माध्यम से नेहरू को पत्र लिखा और कहा कि देश की सेना थक गई है, देश की सेना को आराम चाहिए, छोटे सिपाहियों के पास पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उन्हें लड़ना नहीं आता और जो बड़े ऑफिसर्स हैं वह थक चुके हैं, उन्हें छुट्टी चाहिए, उन्हें कुछ दिनों का आराम चाहिए और अब ये युद्ध आगे नहीं लड़ा जा सकता। जिसके बाद ये पत्र नेहरू तक गया और नेहरू से आग्रह किया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ आप रक्षात्मक रुख मोड़ लीजिए। जिसके बाद नेहरू ने रिप्लाई किया और कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ रक्षात्मक रुख नहीं मोड़ सकते हैं, हमें आक्रामक होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरे तरीके से भारत में रोड बनाने शुरू कर चुके थे और भारत के अंदर कब्जा करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन जब नेहरू ने रक्षात्मक ना होने का पत्र दोबारा बूचर को लिखा तो बूचर ने कहा, अब इस समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, बल्कि इस समस्या का समाधान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करना चाहिए, जो कि संयुक्त राष्ट्र है। मामला संयुक्त राष्ट्र गया। 28 नवंबर 1948 को इस युद्ध पर विराम लगा। लगभग 1 महीने 6 दिन तक ये युद्ध चला और ये पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र चला गया। संयुक्त राष्ट्र से इस मामले का केवल एक ही हल निकाला गया और वो था कश्मीर को एक खास दर्जा देना, और जो कि परिणाम स्वरूप धारा 370 के रूप में हम सभी के सामने आया। ये एक स्टोरी थी जो बूचर से जोड़ी जाती है और इस पूरे प्रकरण में ये दिखाया जाता है किस तरीके से बूचर ने झूठे पत्राचार के जरिए गलत इंफॉर्मेशन आगे भेजी, जिसका फल ये निकला कि जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। हालांकि इस पूरे प्रकरण में हम नेहरू को किसी तरीके से डिफेंड नहीं करते, क्योंकि वो सबूत भी हमारे सामने है। जब शेख अब्दुल्ला को सर का ताज बनाने के लिए महाराजा हरि सिंह की बात जवाहरलाल नेहरू ने नहीं मानी और उन्हें भारत में विलय नहीं किया, तो कई कारण रहे होंगे जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने के, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण बना बूचर। ये दूसरा ऐसा मौका था जिसने भारत को ये बताया कि एक विरोधी को किस तरीके से आपने सेना का प्रमुख बनाया है। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो तीसरा प्रकरण था हैदराबाद विलय का। जब हैदराबाद के जो राजा महाराजा थे, जिनके अंडर वो पूरी रियासत आती थी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी तरीके से भारत में विलय नहीं होंगे। हैदराबाद के निजामों ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर विलय होंगे। जिसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई कैबिनेट की, जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उप प्रधानमंत्री भी थे, जिन्होंने कहा कि अब हैदराबाद के साथ युद्ध लड़ना होगा। जिस मीटिंग में बूचर भी मौजूद था और इस व्यक्ति ने कहा कि भारत की सेना इस काबिल नहीं है कि हैदराबाद से लड़ सके। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि भारत की सेना की जो क्षमता है उसका आकलन आप जैसे लोग नहीं लगा सकते। युद्ध होगा और जरूर होगा। भारतीय सेना क्या हैदराबाद की सेना से नहीं लड़ सकती?
उसके बाद बूचर ने कहा, यदि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद बूचर को पटेल साहब ने कहा कि आप भले ही इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन ये युद्ध होगा और जरूर होगा। और युद्ध हुआ और नतीजा आप सभी के सामने है। हैदराबाद आज भारत का हिस्सा है, बड़े खुशहाल है और बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन ये तीसरा मौका था, बूचर ने जब ये दिखाया कि वह किसी भी तरीके से भारत के हित में नहीं है और हर वक्त भारत को कायर साबित करने के लिए तुले रहते हैं। तो ये इतिहास का वो पन्ना था जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों, इतिहास 2 तरीके का होता है, जो लिखित तौर पर हमारे सामने मौजूद होता है, ये पहला तरीका। और दूसरा इतिहास होता है जिसमें किंतु परंतु लगाकर इतिहास को क्लेम किया जाता है, और ये बूचर उसी इतिहास का एक हिस्सा है, जहाँ ये कहीं लुप्त हो गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण रहा जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने में। लेकिन आज खुशी का मौका है, 370 हट चुका है। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।